नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं विवेक अपने इस चैनल करेंट मैटर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का हम लोग जो वीडियो सीरीज़ शुरू किए हैं, उसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो आप इस वीडियो के बाद पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लें। इसमें मैंने संविधान के जितने भी ऐतिहासिक विकास हैं, उसको कवर किया है। जितने भी एक्ट, अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा जो समय-समय पर लाए गए हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं, इसको मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग उसी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जिसमें कि ब्रिटिश सरकार के जितने भी अधिनियम लाए गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब करने की है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान के बनने के पहले जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, उसके ऐतिहासिक विकास को हम लोग समझ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले क्लासेस में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को से लेके और 1833 का चार्टर एक्ट यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो लोग वीडियो पे नए हैं और पहले पार्ट को नहीं देखा है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके पिछले वाले पार्ट को भी देख लें, जिसे मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके 1833 का चार्टर एक्ट यहाँ तक को कवर किया है। और इस वीडियो सीरीज में हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट से लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक का जो भी चेंजेस लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसे हम लोग समझेंगे। तो ब्रिटिश सरकार समय समय पर बहुत सारे अधिनियम, बहुत सारे चार्टर एक्ट ये सब लेके आती रही, ताकि भारत में अपनी शासन व्यवस्था को और मजबूत कर सकें। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पहले के एग्ज़ाम्स की तरह अब पॉलिटी में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि जिसमें आप आर्टिकल याद कर ले, या आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो इससे काम चल जाता है। अब ऐसा नहीं होता है। पिछले रेलवे के एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, उसमें जो एग्ज़ाम्स पूछे, उसमें जो क्वेश्चन जो आए थे, तो उसमें क्या करता था कि क्वेश्चन दे के आपसे ये पूछ लेता था कि ये किस अधिनियम में हुआ था। तो इसीलिए इन अधिनियमों को और इन एक्ट्स को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, या कोई भी क्यों ना हो, आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग पॉलिटी में जो सबसे लोग स्टार्टिंग हम लोग समझते हैं कि आर्टिकल ही सब कुछ है, या पीएम, सर्वोच्च न्यायालय, अधिनियम, इसके अलावा अमेंडमेंट जो है वो सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आजकल के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी डेप्थ में पूछा जा रहा है। तो इन सब एक्ट और अधिनियम के बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। तो पिछले क्लासेस में मैंने 1833 का चार्टर एक्ट यहाँ तक कर लिया था। इस क्लास में हम लोग 1853 के चार्टर एक्ट्स को समझेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या-क्या बातें आई थी, क्या-क्या चेंजेस लाए गए थे, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक को समझ समझ के फिर ये हम लोग का ऐतिहासिक विकास का जो पार्ट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में फिर संविधान सभा और बाकी जो आपका पॉलिटी जैसे नॉर्मल जो भी सिलेबस है पॉलिटी का, उसको मैं डेली मतलब लाइन बाय लाइन, एक-एक चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो के सीरीज़ के माध्यम से कराता रहूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 1853 का चार्टर एक्ट। तो देखिए, चार्टर अधिनियम 1853 में लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब इसमें 3 बातें आपको याद रखनी है कि 3-3 चेंजेस किए गए थे, तो क्या हुआ था। सबसे पहले गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी विधायी और कार्यकारी शक्ति अलग कर दी गई। यानी जो गवर्नर जनरल की जो परिषद बनाई गई थी, उसका जो विधायी शक्ति था, यानी कानून बनाने का जो शक्ति था, और कार्यकारी यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो डेली डे टू डे वर्क होता था, इन दोनों ही शक्तियों को अलग कर दिया गया। इसके बाद 6 सदस्यों की एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई, और जिसमें से 4 को मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल की अंतरिम सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। मतलब कि ये गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए केंद्रीय विधान परिषद बनाई गई थी, जिसमें 6 सदस्य थे, और उन 6 सदस्यों में से 4 जो सदस्य थे वो मद्रास, बॉम्बे, आगरा और बंगाल की अंतरिम सरकार जो थी वो उनको चुनती थी। इसमें सबसे बड़ा जो आपको पॉइंट याद रखना है कि भारतीय सिविल सेवा को खुली प्रतियोगिता के प्रशासन के लिए अधिकारियों की भर्ती के साधन के रूप में खोला गया था। यानी कि भारत में जो सिविल सेवा है, जो हम लोग आजकल यूपीएससी समझते हैं, उसकी शुरुआत इसी अधिनियम के तहत हुई थी, 1853 का चार्टर अधिनियम। कि जितने भी प्रशासनिक व जो कर्मी हैं, जिस जो ऑफिसर या अधिकारी हैं, तो उनकी भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यानी कि भारतीय सिविल सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो इसी अधिनियम के तहत आई थी, और इसी अधिनियम के तहत वो शुरू हुई थी। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है जो चार्टर अधिनियम 1853 में आता है। और इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडियन सिविल सर्विस, जो भारतीय सिविल सेवा है, उसको कब लागू किया, किस एक्ट में लागू किया गया, तो वो लागू हुआ था चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। तो ये था चार्टर अधिनियम 1853। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1853 के बाद जो नया अधिनियम बना वो बना भारत सरकार अधिनियम
वो आया था 1858 में, ब्रिटिश सरकार ने इसको लाया था। अब इसमें देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती है जिसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है कि 1857 का जो विद्रोह हो जाता है और उसके जस्ट 1 साल के बाद ये अधिनियम आता है। तो अब क्या हुआ कि 1857 का जब विद्रोह हो गया तो कंपनी का जो शासन था भारत में वो ख़त्म हो जाता है, कि क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट देख लेती है कि कंपनी भारत के विद्रोह को दबा नहीं सकती है या फिर उसको अपने आगे के शासन के लिए एक तरह का मन में डर बैठ जाता है, तो वो क्या करते हैं, कंपनी के शासन को ख़त्म कर देते हैं और भारत में ब्रिटिश आधिपत्य अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। मतलब कि ब्रिटेन की जो रानी थी उनके अधीन भारत का साम्राज्य चला जाता है। तो अब भारत पर कंपनी का कोई रूल नहीं रहता है और सीधा ये ब्रिटिश ताज के अधीन अधीन आ जाता है। अगला जो इसमें पॉइंट है कि वो ये है कि भारत के लिए अब एक राज्य सचिव का कार्यालय बनाया जाता है। उनमें 15 सदस्य भारतीय परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि एक अब राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया और उनमें 15 भारतीय सदस्यों को रखा जाता है। उनका जो मेन काम था उनका सहायता करना था। अब अगला जो चेंज इसमें आया था वो था कि भारतीय प्रशासन उसके अधिकार में था। किसके अधिकार में? तो ये गवर्नर जनरल की बात हो रही है और वायसराय उसका एजेंट था। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बंगाल के जो गवर्नर जनरल था वो हेड बना पूरे कंपनी का। अब जब कंपनी का जो शासन खत्म हो जाता है तो अब गवर्नर जनरल बस एक ब्रिटिश सरकार का एजेंट भर बन के रह जाता है और उसका नाम भी अब बदल दिया जाता है। गवर्नर जनरल को अब वायसराय बोला जाने लगता है। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? तो वो बनता है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि गवर्नर जनरल के बाद जो सबसे पहला वायसराय बनता है वो बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत के पहले वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग। और किस अधिनियम के तहत बनते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। और इसका जो लास्ट चेंजेस इसमें किए गए थे कि निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड इसको समाप्त कर दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा था 1833 के एक्ट में निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो विधायी और एक कार्यकारी जो काम थे उसको देखता था। तो इन दोनों निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड को अब समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1858 के महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अब इसमें जो मेन जो चेंजेस होते हैं वो आपको ध्यान देनी है कि वायसराय की जो परिषद थी उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा। मतलब उसमें अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे और इस तरह 3 भारतीयों ने विधान परिषद में प्रवेश किया था सबसे पहले। इसके बाद वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में भी भारतीयों का प्रवेश का प्रावधान किया गया। यानी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य के रूप में, यानी कि वो सरकारी सदस्य तो नहीं बनेंगे लेकिन गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारतीय प्रवेश अब कर सकते थे। इसमें एक पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां बहाल करने के साथ हुई। विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब पावर को शेयर कर देना। पावर मतलब एक आदमी के पास ना रह के नीचे के स्तरों में डिवाइड होते चला जाए। तो इसकी शुरुआत हुई थी। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को उनकी विधायी शक्तियां दे दी जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इससे जुड़ी हुई मेन बातों को आपको याद रखनी है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इसमें जो बातें हैं वो ये पूछ लिया था कि पोर्टफोलियो प्रणाली को कब शुरू किया गया, विकेंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी, फिर से भारतीय का प्रवेश विधान परिषद में किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसमें दो घटनाएं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले क्या होता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव यानी कि इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं उसका नामांकन शुरू हो जाता है। और दूसरा ये है कि विधान परिषदों का विस्तार होने लगता है। यानी कि विधान परिषद को बजट पर चर्चा और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने जैसे अधिक कार्य दिए जाने लगे। यानी कि विधान परिषद का काम अब बढ़ गया। तो विधान परिषद में एक तो विस्तार हो गया उसका, क्या विस्तार में जो काम उसके साथ ऐड हो गए वो हो गए कि वो अब बजट पे चर्चा कर सकते थे और कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते थे। तो ये थे मेन भारतीय परिषद अधिनियम के जो 1892 में आया था उसकी बातें। तो एक एग्जाम के क्वेश्चन इसमें क्या बन सकते हैं, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के नामांकन किस अधिनियम में हुए थे? तो 1892 में।
ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे ज़रूरी आपका, जिसमें एग्ज़ाम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और इसी अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अधिनियम को जो लाने वाले थे मार्ले और मिंटो, 2 लोग थे। उन्होंने कुछ सजेशन दिए थे, उनके सजेशन को मानकर इस अधिनियम को बनाया गया था। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसमें क्या-क्या चीज़ें होती है। सबसे पहली बार विधान परिषद के लिए अब प्रत्यक्ष चुनाव की घोषणा की गई, यानी कि अब डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे विधान परिषद के लिए। तो विधान परिषद के जो सदस्य चुने गए या चुने जाने वाले हैं, उनके लिए अब डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद शाही विधान परिषद बन गई। जो केंद्र की विधान परिषद थी वो शाही विधान परिषद बन जाती है, यानी कि उसका ब्रिटिश क्राउन उसको कंट्रोल करने लगता है। अगली घटना ये होती है कि विधान परिषद की जो सदस्य की संख्या थी वो 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई, यानी कि विधान परिषद के जो अब सदस्य थे वो 60 हो गए। उसके अलावा पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार कर लिया जाता है। ये आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे पहले पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को किस अधिनियम में स्वीकार कर लिया गया, तो वो था भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर जिसके पार्लियामेंटो सुधार भी हम लोग कहते हैं। और इसमें जो घटना होती है कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यकारी परिषद का सदस्य बनाया जाता है, और ये बनने वाले थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिन्हें की विधि का सदस्य बनाया गया। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको बिल्कुल ही याद रखना है कि सबसे पहली बार कौन से वो भारतीय थे जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और वो कौन से सदस्य बने, तो वो विधि यानी कि कानून बनाने वाले सदस्य बने। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, और दूसरा वो सर्वप्रथम भारतीय कौन है जो कि कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम के लिए ये जो अधिनियम है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, और इसे ही हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो जो बातें आपको ध्यान रखनी है, चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहली घटना होती है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अब अलग कर दिया जाता है, यानी केंद्र यानी सेंटर के जो मामले हैं वो अलग, और प्रांत यानी कि जो प्रोविंसेस जो थे उनके मामले अब अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के विषयों को अलग कर दिया जाता है। इसके अलावा अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें होती है कि प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन को लागू किया जाता है। द्वैध शासन में क्या होता है कि कार्यकारी पार्षद एक आरक्षित सूची के प्रभारी थे, और मंत्री विषयों की हस्तांतरित सूची के प्रभारी थे। मतलब क्या होता है कि द्वैध शासन यानी कि दोहरा शासन भी जिसे कहते हैं। इसमें जो कार्यकारी पार्षद थे वो आरक्षित सूची के प्रभारी बन जाते हैं, और जो मंत्री होते हैं वो हस्तांतरित सूची के प्रभारी बन जाते हैं। तो इस तरह से पहली बार द्वैध शासन का लागू जो किया गया था वो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किया गया था। ये एग्जाम के लिए बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी जो इसके बाद की जो सबसे इम्पोर्टेंट घटना हुई थी कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। जैसा कि हम लोग देखते हैं आज हमारे सदन में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी सुधार अधिनियम के तहत 1919 में सबसे पहले केंद्र में द्विसदनीय यानी कि 2 सदन की विधायिका की शुरुआत की जाती है। अब इसमें एक विधानसभा परिषद बनता है और एक विधानसभा बनता है, जो बाद में जाके राज्यसभा और लोकसभा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको जानते हैं। मतलब कि विधान परिषद जो है वो राज्यसभा बन जाती है, और विधानसभा जो है वो लोकसभा बन जाती है। तो सबसे पहले जो 2 सदन की जो अवधारणा थी वो भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से में इंक्लूड किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगले ये आपके पॉइंट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो है कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थे उसमें 3 भारतीय सदस्यों का होना अब अनिवार्य कर दिया गया, यानी मैंडेटरी हो गया कि 3 उसमें भारतीय सदस्य रहेंगे ही, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी। इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग जिसको आज हम लोग यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो उसकी स्थापना का प्रावधान किया गया। यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही सबसे पहली बार जो लोक सेवा आयोग है, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। चलिए उसके बाद क्या हुआ था कि इस अधिनियम में मतदान के जो अधिकार थे उसको बढ़ा दिया गया है।
और लगभग 10% आबादी को मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यानी कि जो डायरेक्ट इलेक्शन भी शुरू हो गए थे, तो जो वोट देने का जो अधिकार था उसको बढ़ा दिया गया और पूरी आबादी का लगभग 10% पार्ट जो था उसको अब वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इससे आपको एग्जाम में लिए काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को कब अलग किया गया, द्वैध शासन कब शुरू हुआ, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत कब हुई, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा कब बनी। उसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना को किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको याद कीजिएगा और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे और बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये अधिनियम देखिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आज हमारा जो संविधान बना है उसका लगभग 70 से 80% जो पार्ट है या उसका जो रूप है वो इसी अधिनियम को हम लोगों ने कैरी कर लिया है, आगे बढ़ा लिया है। यानी कि इसमें जो जो बातें थी उसको हम लोगों ने इंक्लूड कर लिया है अपने संविधान में, कुछ चेंजेस के साथ किया है। लेकिन हमारे संविधान को बनाने के लिए ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे संविधान के जो निर्माताएं थे उन्होंने इसी को फंडामेंटल मान के या इसी को सबसे बेस मान के संविधान को बनाया था। तो ये हमारे संविधान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिनियम जो है वो बन के आता है। अब देखिए इस अधिनियम में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। इसमें सबसे पहले बात ये कहा गया था कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा गया, मतलब भारत एक संघ होगा और उसमें ब्रिटिश भारत भी होगा और रियासतें भी शामिल होगी, क्योंकि उस समय पूरे भारत में ब्रिटिश का कंट्रोल नहीं था। मतलब कुछ पार्ट में ब्रिटिश का कंट्रोल था और कुछ देसी रियासतें थी। तो अब ये अधिनियम में बोला गया कि भारतीय संघ को एक बनाया जाए, एक भारतीय संघ बनाया जाए जिसमें ब्रिटिश भारत भी होगा और वो जो रियासतें थी वो भी शामिल होगी। हालांकि ये कभी साकार नहीं हो पाया, मतलब ऐसा हो नहीं पाया, लेकिन इस अधिनियम में ये बात को रखा गया था। अगली जो घटना होती है कि केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों का बंटवारा कर दिया गया, यानी कि 2 सूचियाँ बनाई गई, एक केंद्र सूची, एक प्रांत सूची। यानी कि सेंट्रल के जो मामले थे वो केंद्र सूची में रखे गए और प्रांत यानी कि प्रोविंसेस के जो मामले थे उसको प्रांतीय सूची में रखा गया। अब इसमें केंद्रीय सूची का प्रभारी था, केंद्र जो था वो संघीय सूची का प्रभारी था, मतलब जो सेंट्रल था वो उसमें संघीय सूची का, यानी जो सेंट्रल सूची जो थी उसका प्रभारी कौन था, तो केंद्र था। और जो प्रांत था वो प्रांतीय सूची का प्रभारी था। और इसी के साथ एक समवर्ती सूची भी बनाई गई थी जो केंद्र और प्रांत दोनों में बटी हुई थी, यानी कि जिसको दोनों पूरा करते थे, मतलब कि जिसके विषयों पर दोनों ही कानून बना सकते थे। तो केंद्र और प्रांत के बीच जो सूचियां बनी थी, तो 3 तरह की सूचियां बनी, एक संघ सूची बनी, एक प्रांत सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची का जो प्रभारी था केंद्र था, प्रांत सूची का प्रभारी प्रांत था और एक समवर्ती सूची था जिसका जो प्रभारी था वो दोनों ही थे, यानी दोनों उस पर अपना कानून बना सकते थे। अगली जो घटना होती है कि प्रांत के स्तर पर जो द्वैध शासन को लगाया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको केंद्र में लागू कर दिया गया, यानी कि प्रांतीय स्तर पे द्वैध शासन समाप्त हो गया और केंद्र स्तर पे वो लागू हो गया। अगली जो इसमें पॉइंट है कि प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई और 11 में से 6 में द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई, मतलब प्रांत को और अधिक उनको लिबर्टी दी गई, छूट दी गई और 11 प्रांतों में से जो 6 प्रांत थे वहाँ पे द्विसदनीय यानी 2 सदन की विधायिका की शुरुआत की गई। उसके बाद अगली घटना होती है कि एक संघीय अदालत की स्थापना की गई और भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया, यानी कि संघीय अदालत जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई थी और जो भारतीय परिषद था उसको ब्रिटिश लोगों ने समाप्त कर दिया था। अगली घटना ये होती है कि बर्मा और अदन जो उस समय भारत के पार्ट थे उसको अब भारत से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इसी अधिनियम में जो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना का प्रावधान भी रखा था, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की जो बातें थी या जो प्रावधान था वो इसी एक्ट के तहत आया था, इसी अधिनियम के तहत आया था। इसके अलावा ये अधिनियम तब तक जारी रहा जब तक नए भारतीय संविधान द्वारा प्रतिस्थापित यानी कि इसको हटा नहीं दिया गया। तो ये जो अधिनियम है वो तब तक लागू रह गया जब तक कि भारत का संविधान नया बनकर तैयार नहीं हुआ, जब तक इसको हटाया नहीं गया। तो तब तक ये जो अधिनियम था वो लागू मतलब चलता गया। तो ये अधिनियम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत की जो संविधान बनने की प्रक्रिया है उसमें इसका बहुत ही बड़ा रोल है। कितने भी विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो इसी अधिनियम को हम लोगों ने अपने संविधान में रखा है, कुछ चेंजेस कर लिए गए हैं उसमें, लेकिन मूल रूप से वो इस भारत सरकार अधिनियम का ही पार्ट है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं तो
काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किस अधिनियम के तहत आया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। इसके बाद सूचियों का विस्तार कहाँ पे हुआ था, यानी केंद्र सूची, राज्य प्रांत सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अधिनियम में आया था, तो इसका भी आंसर यही होगा। द्वैत शासन को किस अधिनियम से समाप्त किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम। ये भी पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। और जो क्वेश्चन बन सकता है वो संघीय अदालत की स्थापना से बन सकता है कि संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। इसके अलावा वर्मा और अदन, इसको भारत से कब अलग किया गया। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अब चलते हैं आखिरी अधिनियम के तहत, जो कि है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि 1947 में जो आया था हमारी स्वतंत्रता के साथ ही। कि भारत को जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से एक अधिनियम बनाया। इस अधिनियम में अब क्या बातें थी वो आपको जाननी है। तो देखिए, सबसे पहले भारत को स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया, यानी कि अब भारत अब से इंडिपेंडेंट है और संप्रभुत्व है। तो ये सबसे पहले इसी अधिनियम में बोला गया था। इसके बाद अब जो वायसराय और गवर्नर थे उनको संवैधानिक, यानी कि नाम मात्र का बस प्रमुख बनाया गया था। वो यानी कि वो नाम के बस प्रमुख थे, एक्चुअली में वो अब कोई प्रमुख नहीं, मतलब एक्चुअली उनके पास कोई पावर नहीं था। इसके बाद केंद्र और प्रांत में जिम्मेदार सरकारें स्थापित करें, मतलब इसमें ये बोला गया था कि केंद्र में एक अलग गवर्नमेंट बनाया जाएगा और प्रांत यानी कि राज्यों में अलग जिम्मेदार सरकारों का गठन किया जाएगा। और भारत की जो संविधान सभा है उसको विधायी और कार्यकारी दोनों ही शक्तियां सौंप दी गई। यानी कि भारत की संविधान सभा जो बनी उसको विधायी यानी कानून बनाने का अधिकार भी मिला, और एक कार्यकारी यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वही इसको प्रदान कर दिया गया। और इसी अधिनियम के साथ भारत का स्वतंत्रता मिलना तय हो जाता है, यानी कि भारत इसके बाद स्वतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र होने के बाद फिर हमारी संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा के गठन होने के बाद हम लोग का संविधान का निर्माण होता है और उसके बाद संविधान को लागू किया जाता है। तो ये जो संविधान सभा का गठन है वो हम लोग अगले वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने जितने एक्ट थे, चार्टर एक्ट थे, अधिनियम था, जो ब्रिटिश सरकार ने कानून के रूप में भारत में समय समय पर बनाए थे, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे की जो वीडियोस होंगे उसको हम लोग संविधान सभा के साथ शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की वीडियो सीरीज को आपका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिल जाए जैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगा। साथ ही साथ डेली इस पे करंट अफेयर्स के भी वीडियो लाता हूँ। टॉप जो रोज़ के 20 करंट अफेयर्स होते हैं उसको भी आप देख लीजिए, जो आपके किसी एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जिसमें हम हमारी संविधान की जो पॉलिटी की सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। और इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको अधिनियम बताए हैं उसे आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। जो आपको एग्ज़ाम जो आने वाले हैं अभी, चूँकि एनटीपीसी और रेलवे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, साथ ही आपको एसएससी ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आपको एग्ज़ाम्स काफ़ी सारे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पॉलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन के मतलब बन जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।